संजीव त्रिवेदी साहब, मैं यही जानना चाहूँ, संजीव क्या यही माने, क्योंकि एक लगातार हम कह रहे हैं कि ठीक है पहले से लड़ाई झगड़ा हो रहा है, फिर अरेबियन कंट्री का हम कह रहे हैं कि दोस्ती बढ़ रही है, झगड़ा हो गया, लेकिन क्या एक और वजह जो ये कह जा रही है, जिस तरह से गुरजीत साहब ने भी कहा कि नेतन्याहू अपने ही देश के अंदर घिरे हुए थे, उनकी आलोचना वहां पर चल रही थी, वहां पे जो इजरायली लोग थे वो काफी जो है विभाजित नजर आ रहे थे, इसी का फायदा उठाया क्या हमास ने और अटैक किया। और दूसरी, जिस तरह से रूस और यूक्रेन के बीच एक जंग छिड़ी थी, उसका असर पूरी दुनिया पर हुआ था, भारत में भी हुआ था, महंगाई देखने को मिली थी। अब जब ये भीषण युद्ध हो रहा है, इसका असर भी पड़ेगा क्या एशिया पे? देखिए, जहां तक सवाल है बेंजामिन नेतन्याहू के लीडरशिप का, 2009 से देश के प्रधानमंत्री हैं, बीच में कभी थोड़े दिनों के लिए न रहे हों तो बात अलग है, लेकिन अमूमन इतनी लंबी लीडरशिप मिलती नहीं है लोगों को। बेंजामिन नेतन्याहू दरअसल जोनाथन नेतन्याहू के छोटे भाई हैं, और वो जो एक बहुत बड़ा हादसा हुआ था जिसमें कि एक इजरायलियों से भरे फ्रेंच प्लेन को ईदी अमीन के युगांडा लेकर चले गए थे, जो पैलेस्टीनियंस थे, उस वक्त जोनाथन नेतन्याहू ने बचाया था और अपनी जान दे दी थी, युगांडा जाकर के इजरायलियों को फ्री कराया था, और इस कारण से जोनाथन नेतन्याहू वहाँ के राष्ट्रीय हीरो हैं, और उनके छोटे भाई होने की वजह से बेंजामिन नेतन्याहू को बहुत ज़्यादा प्रश्रय मिला राजनीति में, और आज की तारीख में वो प्रधानमंत्री बने हुए थे माइनॉरिटी सरकार की उसके बावजूद। दूसरी बात ये भी थी कि अमेरिका से उनके रिश्ते जो हैं वो आज की तारीख में ठंडे हैं, तल्ख तो नहीं कह सकते हैं क्योंकि अमेरिका और इजराइल कभी तल्ख रिश्तों में नहीं जा सकते हैं, लेकिन ठंडा इसीलिए क्योंकि बेंजामिन नेतन्याहू माइनॉरिटी में थे और ऐसे ऐसे कार्य कर रहे थे जो कि अमेरिका को मंजूर नहीं था। ख़ासतौर पर जो वेस्ट बैंक है, वेस्ट बैंक में सेटलमेंट्स को लेकर के इतना ज़्यादा वो अग्रेसिव थे, जो कि कहीं ना कहीं फ़लस्तीनियंस के बीच एक विरोध को उत्पन्न कर रहा था, और कहते हैं कि वो जो विरोध है वो भी एक बड़ी वजह है इस हमले के लिए जो वेस्ट बैंक में सरकार इजराइल की कर रही थी। साथ ही साथ अमेरिका को ये भी लग रहा था कि दरअसल जो जुडिशियल रिफॉर्म्स लेकर के आए हैं इजराइल में बेंजामिन नेतन्याहू, वो भी अपने आप में अच्छे नहीं हैं, वो जुडिशियरी को कमज़ोर करते हैं और पॉलिटिशियंस को ज़्यादा मजबूत करते हैं। तो इस कारण से आपने देखा होगा रवि कि बेंजामिन नेतन्याहू को व्हाइट हाउस में बुलाया भी नहीं गया था अभी हाल कुछ दिनों में। तो ऐसे में जबकि अब ये घटना घट गई है तो दोनों साथ काम कर रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल हमेशा ये रहेगा कि आखिर इतनी बड़ी इंटेलिजेंस फेलियर हुई कैसे। मोसाद के बारे में तो यही कहा जाता है कि उसकी आंखें हर जगह हैं, सैटेलाइट से लेकर के जमीन तक में उसके पास इतने स्रोत हैं, तो फिर ऐसा क्या हो गया। और केवल ये बात इजराइल की थोड़ी ना है, अमेरिका भी तो हमेशा से इजराइल के हर मामले में दखल रखता है, तो इंटेलिजेंस फेलियर तो वहां भी हो गई जबरदस्त। और बताया ये भी जा रहा था कि देखिए जो यौम किपुर वॉर हुआ था 1973 में, उसके बाद आज 50 साल 2023 में होने जा रहे हैं, तो इस मौके पर हमला जरूर होगा। और देखिए उसी बीच हुआ है, और अक्टूबर 6 से अक्टूबर 25 के बीच यौम किपुर वॉर हुआ था, और देखिए कि हमला कब होता है 7 तारीख को। और ऐसे में अगर इतनी तैयारी नहीं थी तो इसका मतलब है कि कहीं कोई लैक्सिटी जरूर थी। अब सवाल यह है कि इसका असर क्या होगा। देखिए दुनिया एक वॉर पहले से झेल रहा है, रशिया और यूक्रेन का, और उसके जो आर्थिक असर हैं, आर्थिक दुश्वारियां वो दुनिया भर में देखी गई हैं। हमें तेल रशिया की तरफ से मिल जा रहा है, लेकिन आप देखिए दुनिया भर में तेल के दाम कितनी तेज़ी से बढ़ रहे हैं, और हम रशिया से तेल ले रहे हैं तो बहुत लोग नाराज़ भी हैं हमसे इस बात को लेकर के। अब तो अगर दूसरी वॉर सामने आ जाती है, और ये पश्चिम एशिया का है जहाँ से आप ये समझिए कि तेल पूरी दुनिया को जाता है, अगर वहाँ वॉर हो जाता है तो फिर आने वाले दिनों में वॉर तो आपस में दो पक्ष करते हैं, लेकिन उसका असर पूरी दुनिया में होता है, और आर्थिक मुश्किलें पूरी दुनिया की बढ़ेंगी आने वाले दिनों में। पूरी दुनिया पॉलिटिकल पोजीशंस ले लेगी एक दूसरे के खिलाफ, और पूरी दुनिया में आर्थिक दुश्वारियां आएंगी। ये बात भी अपने आप में तय है। बिल्कुल बिल्कुल, दो धड़ों में दुनिया बढ़ती हुई नजर आ रही है।